सड़क पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, लेकिन इसी तरह का जाम देखने को मिल रहा है हर न्यूज़ चैनल पे, जहाँ पे बातें हो रही हैं। आज अजमेर के बारे में बातें हो रही हैं, संभल से लोग जो है निकल चुके हैं, अब तो संभल के बारे में ज़्यादा बातें नहीं हो रही, लेकिन अजमेर जो है वो नया इशू आ गया है। और ख़ासतौर से मीडिया पे, हर चैनल पे सिर्फ और सिर्फ इसी पर डिबेट चल रहा है। और मैं इस वक्त मुमताज़ आलम रिजवी साहब हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि अभी आप एक चैनल से आ रहे हैं, वहाँ पे भी ये अपना पक्ष जो है वो रखने गए थे अजमेर के ऊपर। तो मैं जानना चाहूँगा कि मुमताज़ आलम रिजवी साहब को क्या लगता है कि आने वाले वक्त में 1-2 दिन में मामला कुछ ठंडा होता नज़र आता है, या अभी ये थोड़ी सी गुफ्तगू तवील चलने वाली है? जी मुमताज़ भाई बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया अमान। आपने जो बात कही है कि ट्रैफिक जाम, तो आप देख ही रहे हो, ये पूरा है ही है। ये मैं अभी थोड़ा सा दिखा भी दूं बाहर का नज़ारा, ये पूरा नज़ारा जो है। हाँ तो और ये सही है, और ये रोज एक न एक चीज आती है। बहुत दिनों तक जो है बाबरी मस्जिद का मामला चलता रहा। तो हम लोग बचपन में देख रहे थे, उस वक्त मेरी बहुत ज्यादा एज थी नहीं जब 6 दिसंबर 1992 का कांड हुआ, लेकिन उससे पहले से कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो बार बार ये बात कही जा रही थी कि ये सियासी मामला है, वोट का है और ये वो, और जब ये खत्म हो जाएगा तो सब कुछ फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा। और जब सुप्रीम कोर्ट का यानी 6 दिसंबर 1992 के बाद फिर जब आपने देखा तकरीबन 20 साल बाद उस पर एक जजमेंट आया, बाबरी मस्जिद को जिन्होंने आया उस पर तो कोई बात ही नहीं, तो किसने गिराया क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। खैर, और जब फैसला आया कि भाई भव्य राम मंदिर बने, तो सबने उसको एक्सेप्ट किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी कि भाई यहाँ मस्जिद बना लो। एक मस्जिद बनी नहीं, भव्य राम मंदिर बन गया। खैर, लेकिन अब ये था कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, तो चूंकि ये मौजूद है इसलिए अब कोई और इशू नहीं उठेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आप देखिए कि पहले ज्ञानवापी का मसला, फिर उसके बाद मथुरा में जो शाही ईदगाह है उसका मसला, फिर उसके साथ साथ संभल में जो एक तारीखी 500 साल पुरानी मस्जिद है वो मसला उठा दिया गया। और उसके साथ साथ आप देखिए कि अब अजमेर, दरगाह अजमेर शरीफ, अब सवाल ये है कि राम जन्मभूमि का मामला, तो ये तक साहब भगवान राम वहाँ पैदा हुए, ज्ञानवापी में तो शिव जी हैं वहाँ पे। इस तरह से तो ये तमाम इस तरह की चीज़ें जो है, लेफ्ट ले लो, लेफ्ट लो, राइट लो, राइट लो, राइट लो, राइट लो, राइट बिल्कुल मोड़ लो, यू टर्न कर लो, राइट लो, राइट लो, राइट, हाँ राइट लो, राइट लो। मुमताज़ भाई काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक देखकर थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त जो है वो कालिंदी कुछ में बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक है, बहुत ज़बरदस्त जाम लगा हुआ। राइट लो। मुमताज़ भाई एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपने 92 की बात की। मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहा था। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यही था कि अब कोई मामला फिर से न उठाया जाए, और जो 1947 से पहले की जो चीजें हैं एज इट इज जो है वो रहे, आराम से चलाना। तो ये तमाम चीजें थी, और ये इसीलिए बना था कि कोई नया मसला न उठाए, क्योंकि अगर खोदने पे आ जाओगे तो फिर जो बुद्ध धर्म मान्य बौद्ध मंदिर सब तोड़े गए, क्या कोई जानता नहीं है? जैन मंदिर तोड़े गए, क्या तोड़े नहीं गए? तो फिर तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और कहीं भी, मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद तामीर नहीं की गई। अब ये जो आप संभल की बात कर रहे हो, या और बाबर, आप बताइए, बाबर 1526 में आते हैं, ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराते हैं पानीपत की पहली जंग में, और हराने के बाद वो 4 साल सिर्फ, अब 4 साल और इतना बड़ा भारत, आप समझिए, 4 साल और इतना बड़ा भारत, और कितने लोग लेकर के आए थे बाबर, और स्टेब्लिश सरकार भी नहीं हुई थी, अभी सरकार मजबूत उनकी बादशाहत जो है खड़ी भी नहीं हुई थी ठीक से, 4 साल सिर्फ, लेकिन वो मंदिर भी तोड़ दिया, मस्जिद की तामीर भी कर दी। मतलब ये सब जो है भाई, कोई नया नया आता है वो कंट्रोवर्सी नहीं चाहता है।
वो तो क्यों मंदिर आते ही तोड़ना शुरू कर देगा मंदिर? हाँ? और फिर वो बाबर, सुनो अमान भाई, वो बाबर जो अपने बड़े बेटे हुमायूं से कह रहा है कि देखो ये हिंदुस्तान है, भारत है, यहाँ के लोग गाय को माता मानते हैं, गाय को माता मानते हैं, तो उसका एहतराम करना और गाय के ज़बीहा पे पाबंदी लगा देना। वो बाबर वो मंदिर तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा मंदिर? काहे तोड़ेगा मंदिर? और संभल की जो बात कर रहे हो, जो मीर हिंदू जो है वो हिंदू धर्म के थे, उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, तो वो मंदिर कैसे तोड़ देगा? अपने बाप दादा सभी वो मुस्लिम हुए थे ना, उनके खानदान वाले तो हिंदू थे, हिस्ट्री तो लोग पढ़े। तो लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ अमान भाई, वो ये कि ये जो परंपरा शुरू की गई एक कम्युनलिज्म की, ठीक है, पहले बीजेपी इल्जाम लगाती थी कि मुस्लिम अपीजमेंट कांग्रेस कर रही है, हालांकि तो नजर नहीं आया। सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो उसमें मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। तो भाई हमें क्या प्रोग्रेस हुई? हमारी कौन सी प्रोग्रेस हुई आजादी के बाद, जब हम दलितों से बदतर हो गए थे? ना हम एजुकेशन में आगे आ पाए, ना हम सोशली जो है आगे आ पाए, और ना तो हम सियासत में आगे रहे। भाई हम कहाँ के प्रधानमंत्री बने, कितने स्टेट में हम मुख्यमंत्री रहे, कहाँ हमारा क्या रहा? तो लेकिन फिर भी मुस्लिम अपीजमेंट, अरे काहे का अपीजमेंट? कहाँ अपीजमेंट होगी? दंगे में हमें झोंका गया। कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा दंगा जो है कांग्रेस के दौर में हुए। भागलपुर, मलयालम से लेकर और आसाम, दिल्ली का दंगा, आपको पता है 3 घंटे में 10,000 लोग मारे गए थे, काट के फेंक दिया गया था 10,000 लोगों, एक पे मुकदमा नहीं चला। अमान भाई, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और स्टेट में भी थी। यहाँ आप हाशिमपुरा में, आपको पता है हाशिमपुरा में कस्टोडियल किलिंग कांग्रेस का दौर, कस्टोडियल, ये आईपीएस ऑफिसर वीएन राय, उनकी ये रिसर्च है और उन्होंने ये बात कही है कि सबसे बड़ी, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि आपको बताऊं, हाशिमपुरा में जब पीएससी ने गिरफ्तार किया लोगों को और फोर्स ने, तो उसमें नौजवानों को अलग ट्रक पे बिठाला और ट्रक पे बिठाल करके ले गए गंग नहर के पास, गंग नहर के पास ले गए, बाद ये कहा जाता है कि अब क्या मिला। लेकिन आज ये फैक्ट है, ये सच्चाई है कि बीजेपी जो है वो हिंदू अपीजमेंट कर रही है। अब हिंदू अपीजमेंट में क्या कर रही है? उनको रोजगार नहीं दे रही, जैसे हमारे साथ हुआ कि हमें लॉलीपॉप दिया जाता, लेकिन जो काम की चीज थी वो नहीं दी गई, ना हमें एजुकेशन दिया गया, ना हमें पावर में रखा गया। वही चीज जो है अब ये बीजेपी कर रही है। अब आपके रोजगार के सवाल पे डंडा चल जाता है, महंगाई के सवाल पे मार चल जाती है, हाँ? और विकास के नाम पे क्या हो रहा है आप सब जानो। हमारा, आपको पता है हमारा देश कितना कर्जदार हो गया। जब 2014 में सरकार बदली थी उस वक्त 65 लाख करोड़ हम पे कर्ज था। आज जो 190 लाख करोड़ कर्ज हो गया देश पे। अच्छा, 190 लाख करोड़ के कर्जदार हैं हम, और कह रहे साहब जो है हमारा देश भाई ऊपर ले लेना। तो सवाल ये है कि आप क्यों हर चीज को छुपा रहे हो? हाँ? अब ईवीएम का इतना बड़ा इशू उठा, अभी जिस तरह से इलेक्शन में धांधली हुई, हाँ? तो अब वो तमाम चीजें ले आए। ये अब संभल हुआ, संभल ले आए, संभल में 5 नौजवान मारे गए, ठीक है। अब उससे डाइवर्ट कर दिया अजमेर शरीफ। संभल से कहाँ बिल्कुल ब्रेक मार दिया, कहाँ पे जंप किया? अजमेर शरीफ। अभी अजमेर शरीफ जंप करेंगे आगरा, ताजमहल, उसको तेजू महल कहते हैं। लेकिन मुमताज भाई आप ये बताइए, अभी मैं इलाहाबाद में था, वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं जो अपने रोजगार को लेकर के बहुत बड़ी मांग कर रहे थे, बहुत मैं कह रहा हूँ कि जो असल इशू है जी, वो इशू जो है वो पीछे जा रहे हैं।
वो मुद्दे पीछे जा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़वाना और मस्जिदों में मंदिर तलाश करना, शिवलिंग तलाश करना। और देखिए इस बात को सब समझ रहे हैं। आरएसएस के जो चीफ है डॉक्टर मोहन भागवत, वो कह रहे हैं कि साहब ये ठीक नहीं है कि हर मस्जिद में जो है शिवलिंग तलाश करें। वो ये समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आप ही के इंटरव्यू में, जो लोग देखना चाहे देख लेंगे जा करके, मैंने जो आपने मेरा इंटरव्यू किया उसमें ये बात कही थी कि ये तो फिर गांव-गांव तक मामला पहुंच जाएगा। भाई गांव में भी 10 नौजवान उठेंगे, कहेंगे साहब यहाँ तो पहले मंदिर था हमारे बाप दादा का, अब वो कोर्ट में चले जाएंगे। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। और झगड़ा कोर्ट में बाद में जाएंगे, झगड़ा पहले हो जाएगा। लेकिन गांव खाना जंगी हो जाएगी कोर्ट में। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ, कोर्ट में ये नौजवान भी जाते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट्स रुक जाते हैं, एग्जाम्स के पेपर उसको कौन दिखा जो वो हो जा रहा है ना, उसको कोई दिखा रहा है ना, उस पर कोई फैसला हो रहा है। लाखों लाख जो है मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन आपने भी देखा संभल वाले में क्या हुआ, जिस दिन पिटीशन दाखिल की गई 2 घंटे में उस पे फैसला सुना दिया गया। वही कह रहा हूँ। और दूसरे फरीक को, दूसरे पक्ष को सुना नहीं गया और फौरन और जांच के आदेश दे दिए गए, जांच भी हो गई। आप देखिए कितनी तेज। लेकिन जब नौजवान सड़कों पे उतरे, उनको पीटा गया, मारा गया, कोई सुनने वाला नहीं था। कोई कोर्ट भी जो है सो मोटो नहीं लिया। और राजीव, जो सीनियर एडवोकेट राजीव जो चंद्रन, को जो पुरानी मस्जिदें हैं भाई, देखिए हम जो इस वक्त है, बार बार हमसे कहा जा रहा है अब बाबर के वो हो क्या भाई, ये दौर न बाबर का है न औरंगजेब का है, ये दौर तो मोदी जी का है। हम तो मोदी जी की सरकार में रह रहे हैं। और हम तो ये जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। 1947 के बाद किसी मुसलमान ने कुछ किया हो तो बताओ, बाद में चलो मान लेते ने कुछ किया भी, तो उसके जिम्मेदार हम कैसे हो गए? कतई नहीं। हम कैसे हो गए? तो आज मतलब अगर आज कोई कर रहा हो तो बताओ। मेरे ख्याल से मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने से बेहतर है कि नए मंदिर आप बनाइए ना, नई लोकेशन पे, नई जगह बन रहे हैं भव्य मंदिर बनाइए भाई। लेकिन उसमें सियासत कैसे होगी? हाँ वही कह रहा हूँ, राजनीति कैसे होगी? इस तरीके से जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का सिलसिला चल रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ सियासत हो सकती है और कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, सियासत भी है और ये दिखाना चाहते हैं साहब हम जो है बिल्कुल से एक उसमें आ गए हैं, नए दौर में आ गए हैं। भाई आपने सुना होगा एक वो हीरोइन है, मैं नाम नहीं लूंगा, अब तो मेंबर पार्लियामेंट भी हो गई। अब ऐसे ऐसे लोग मेंबर पार्लियामेंट बन रहे हैं। एक वो जिसपे आतंकवाद के इल्जाम लगा था वो बन के गई थी, और एक ये बन गई जिन्होंने कहा कि 2014 में देश आजाद हुआ। तो आप क्या करोगे कि ऐसे ऐसे जाहिल लोग जो है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि देखो देश हमारा वाकई यहाँ बड़ी एनर्जी है और यहाँ का भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन कुछ लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है। और मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में जो राजीव रामचंद्रन जी ने कहा कि जो ज्ञान वापी के मामले में एक दरवाजा खोल दिया, ठीक है, पिटीशन दाखिल करने का, अगर वो बंद हो जाता, और अभी भी मौका है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि हालात को देखते हुए सो मोटो लेकर के और इस तरह के जहां क्योंकि भाई निचली अदालत क्या करेंगे? निचली अदालत देखेंगे भाई सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है कि आप एक्सेप्ट कर लो, जो जाएगा वो एक्सेप्ट करें, उनका क्या जा रहा है? भाई ऐसा है कि उनकी भी अपनी अकीदत है। हम लोग जो बैठे हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनको लग रहा है कि जांच हो जाए तो हो जाए। फिर प्रेशर भी होता है, कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा। फिर लालच भी होती बहुत जगह। हमने बहुत सारे ऐसे जजेस को देखे जो बाद में एमपी बन गए, बाद में कुछ और बन गए, और क्या इस तरीके की इस तरह की चीजें भी हो रही। लेकिन मैं सबको नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं कि अदालती प्रोसेस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चाहिए कि वो सुमोटो ले, और लेने के बाद जो है वो इस तरह की चीजों को रोक दे, वरना देखिए यहाँ हालात खराब हो जाएंगे, हालात खराब हो जाएंगे। लेकिन मुमताज भाई, मुझे बहुत सारी चीजें हमारे देश में ऐसी हो रही हैं जिनके लिए हर बार
कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। सरकार जो है वो इस तरह से संजीदा मसलों को लेकर के वो उनको खुद भी संजीदा होना पड़ेगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारी ऐसी पहले से उनको रोक कर रखे, उन पर कंट्रोल किया जाए। हर बात को लेके कोर्ट में जाने का मतलब फिर तो सरकार की कोई अहमियत नहीं बचेगी मेरे ख्याल से। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब खुद सरकार ये चाहे, सवाल ये है ना कि भाई आप ये बताइए, खुल्लम खुल्ला जो उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं वो ज्ञानवापी एक तरफ तो दूसरी तरफ कहते हैं कि फिर हमारे तरीके की बातें मत हुआ। नहीं, लेकिन अगर इलेक्शन होने का क्या मतलब है फिर? ये देश के चलाने की बात नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं गए हैं। और मसला ये नहीं है, देखिए मसला ये है कि हिंदू मुझे जो है वो छिप जाए, यही सब चल रहा है। आप हेल्दी राजनीति कीजिए ना, कौन रोक रहा है? आप हेल्दी राजनीति में भी बहुत बड़ा काम करने का है। आप जो है बहुत सारी चीजें भी है। आप बताइए कि बाहर के लोग कहाँ आ पा रहे हैं, जो यहाँ इंडस्ट्री वाले भाई कैसे आए? यहाँ का माहौल जिस तरह का हुआ जा रहा है, कहीं चर्च पे हमला हो रहा है, कहीं मस्जिद पे हमला हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं भाई हर रोज एक टंटा जो है खड़ा है। कहीं शहरों के नाम चेंज हो रहे हैं। शहरों के नाम, उससे क्या फायदा होता है बताइए आप? नहीं, शहर के नाम चेंज करने से बेहतर है कि आप शहर बसाइए, नया शहर क्रिएट करिए। आप शहर बसा दीजिए अपने नहीं तो बसा नहीं तो नहीं नहीं बसाना ही तो नहीं, इनको बसाना ही नहीं है। जो लोगों ने अपना घर न बसाया हो उनसे क्या उम्मीद करोगे वो शहर बसाएंगे? ये एक मसला है, ये एक मसला। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जुमले हमारे नहीं है, अगर आप समझे, ये लोग तजिया निगाह कहने ये बात। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और मुझे लग रहा है कि इस पे बहरहाल गौर करना चाहिए। और मैं तो यही चाहता हूँ कि देश जो है वो विकास की तरफ बढ़े और इस तरह के किसी भी मसले को रोका जाए, ये देश के हित में नहीं है। मान साहब जी, चलिए मुमताज़ भाई, आपकी फ़िक्र जो है मुझे अच्छी लग रही है, देश को लेके आप फिक्रमंद हैं। लेकिन अगर यही फ़िक्र जो है हमारे देश के वो सारे लोग भी सोचें जिनको हमने उन ओहदों पर पहुँचाया है, कि हमारे देश के बारे में सोचें, नौजवानों के बारे में सोचें, रोज़गार के बारे में सोचें और इस देश की तरक्की के बारे में सोचें। मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छी सड़कें बन रही हैं, बहुत नए शहरों में बहुत सारे जो है नए शहरों में अपने एयरपोर्ट बन गए हैं, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन उन अच्छों के बीच में जो इस तरह की खबरें आती हैं, इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह से जो है दंगे फसाद होते हैं, तो देख करके थोड़ी सी कोफ्त होती है। क्योंकि अब हम 2024 में हैं, देश दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, दुबई कितना डेवलप कर रहा है। अब आप अबू धाबी देखिए, कतर देखिए, बहरीन देखिए, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न होता नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन हम लोग अभी भाई बहुत सारी चीज़ों को लेकर अभी 47 में जी रहे हैं, तो हमें अपना थोड़ा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें इग्नोर करना चाहिए, जो हमारे देश की तरक्की के आड़े आ रही हैं। तो देखते रहिए आप MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और चर्चा को लेकर के। खुदा हाफिज़।